हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेमस नाइजीरियन ऑथर जिसका नाम है चिनुआ अचेबी, है ना। और वो नाइजीरिया से हैं एंड नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका में, आप सब जानते ही होंगे। उनका जन्म हुआ था 1930 में एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ओगिटी, एंड उनकी मृत्यु हुई थी 2013 में यूनाइटेड स्टेट में। और पीपल जो हैं, लोग उन्हें फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहते हैं बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर टू राइट इन इंग्लिश एंड टॉक अबाउट रियल अफ्रीकन कल्चर, है ना। फर्स्ट अफ्रीकन राइटर है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है और अफ्रीकन कल्चर के बारे में बताया है ना, अच्छे से बताया है, रियल अफ्रीकन कल्चर को दिखाया है। तो बिफोर अचेबे most stories about Africa were written by European people ना, who showed Africa as uncivilized और savage। तो अचेबी से पहले जो भी लिखे गए हैं वर्क, वो यूरोपियन के द्वारा लिखे गए हैं अफ्रीका के बारे में। और उन्होंने अफ्रीकन को अनसिविलाइज और सैवेज दिखाया है। और अचेबी, यही कारण है कि अचेबी जो है वो इस इमेज को करेक्ट करना चाहते थे, है ना। और इन्होंने अपने बुक में दिखाया है अपने ट्रेडिशंस को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को और एवरीडे लाइफ जो है अफ्रीका का उसको दिखाया है और बहुत ही रियल और रिस्पेक्टफुल वे में दिखाया है। तो इन्होंने अपने बुक में क्या क्या ये बताते हैं अफ्रीकन पीपल्स के लाइफ और उन बिफोर ब्रिटिश केम, है ना, कॉलोनाइजेशन के पहले उनका लाइफ कैसा था और बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। हाउ अफ्रीकन पीपल जो है वो फेल्ट लॉस्ट, कंफ्यूज्ड एंड ब्रोकन आफ्टर लूजिंग देयर कल्चर, है ना। हाउ मॉडर्न अफ्रीकन कंट्रीज आर फेसिंग करप्शन, बैड पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये कॉलोनिज्म के बाद क्या क्या हुआ, ये सब भी अपने वर्क्स में इन्होंने दिखाया है। तो चलिए अब इनके एक एक करके इनके वर्क्स देख लेते हैं। इनका मोस्ट फेमस वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। इनका फर्स्ट पब्लिश नॉवेल है ये, और ये अफ्रीकन ट्रायलॉजी का एक पार्ट है जो कि 1958 में आया है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैन जिसका नाम ओकोंको है और उसके बारे में ये बताते हैं, जो कि इग्बो ट्राइब से बिलोंग करता है। ओकोंको जो है वो चाहता है कि वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करे, उसका रेस्पेक्ट वो करता ही था। बट जब ब्रिटिशर्स आए और वो अपने साथ अपना लॉ, अपना रिलीजन लेके आए, तो अफ्रीका में और ओकोंको के गांव में और जो इग्बो ट्राइब था वहाँ पे बहुत कुछ, सारा कुछ चेंज होने लगा। और ओकोंको जो है वो हेल्पलेस अपने आप को फील करने लगा, बहुत गुस्सा था उसके पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। और उसका सारा जो वर्ल्ड था, उसका सारा जो गांव था, उसके रिलीजन थे, वो फॉलिंग अपार्ट, एक एक करके वो बिखरने लगे। तो इस क्या थीम है इस वर्क, उनके वर्क का, ट्रेडिशन चेंज, कॉलोनियलिज्म, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारे इनके इस वर्क के थीम है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्क है इस ट्रायलॉजी का वो है नो लॉन्गर एट एज, जो कि 1960 में आया है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजी। एंड इसमें नो लॉन्गर एट एज में क्या बताते हैं, उसके बाद का है। और इसमें बताते हैं इस कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है ओबी ओकोंको, ना, ओबी ओकोंको, जो कि ग्रैंड सन है ओकोंको का ना। और ओबी जो है ये इंग्लैंड जाता है स्टडी के लिए, और जब वो वापस आता है नाइजीरिया तो वो चाहता है कि वो अच्छा काम करे, है ना, और सबके भले के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे। बट वो फंस जाता है करप्शन और प्रेशर में ना, वो अच्छा नहीं कर पाता। तो इसका थीम है क्या, मॉडर्न लाइफ वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यू, करप्शन, मोरल स्ट्रगल, ये सारे इस वर्क के थीम है। एरो ऑफ गॉड जो कि 1964 में आया है और ये थर्ड पार्ट है इस ट्रायलॉजी का। और इसमें एक प्रीस्ट के बारे में बताता है जिसका नाम है इजियोलो, और जो कि सेम जैसे कि उसका ग्रैंडसन पिछले बुक में हमने देखा नो लॉन्गर एट एज,
में ओबी के बारे में हमने पढ़ा। सेम उसी तरह से ये प्रीस्ट भी जो है वो ही इज ऑल्सो कॉट बिटवीन ब्रिटिश रूलर एंड हिज ओन पीपल्स फेथ, है ना। ये दोनों जो हैं वो फंस जाते हैं कि किसको सही माने, क्या करे, कैसे अपने लोस्ट आइडेंटिटी को बरकरार रखे, है ना। हमारे यहाँ भी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारी भी हालत ऐसी रही, इवन कि उसका अभी तक प्रभाव है कि हम डबल आइडेंटिटी लेके चलते हैं, हम दोनों को फॉलो करना चाहते हैं ना। तो ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज कल्चर बट बोथ साइड्स टर्न अगेंस्ट हिम। वो चाहता है कि कल्चर को अपने प्रोटेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंग चले, बट दोनों तरफ के लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो इसमें थीम क्या है? रिलीजन, पावर, लीडरशिप, कन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर। नेक्स्ट जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है अ मैन ऑफ पीपल, जो कि 1966 में आया है। और इस नोवेल में वो फिर से पॉलिटिक्स और मॉडर्न अफ्रीका को बताते हैं, और जिसमें कि वो एक ऐसे टीचर को दिखता है, अ यंग टीचर वॉचेस हाउ अ पॉपुलर लीडर बिकम्स करप्ट, है ना। तो ऐसे टीचर को दिखाता है जो वो देखता है कि कैसे एक जो बहुत अच्छा लीडर था वो धीरे धीरे एक करप्ट लीडर बन जाता है ना। तो द कंट्री बिकम्स फुल ऑफ सेल्फिश लीडर्स एंड डिसऑनेस्टी। और इस तरह से अ मैन ऑफ पीपल में इन्होंने फिर से सेम बात बताया है। और इसमें एक आफ्टर दिस बुक was published a real military coup happened in Nigeria just like in the story। तो एक मिलिट्री खौफ के बारे में बताया था इस स्टोरी में, और जो कि सचमुच का घटित होता है नाइजीरिया में। एंथिल्स ऑफ सवाना जो है इनका नेक्स्ट वर्क है, जो कि 1987 में आया है। और इस बुक में ये डिक्टेटरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पावर की बात करते हैं, एंड इट शोज हाउ पीपल सफ़र अंडर क्रूअल लीडरशिप बट स्टिल होप फॉर चेंज। तो ये सारे इनके वर्क्स हैं। एंड अदर जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं चिनुआ अचेबी की, वो हैं गर्ल्स एट वॉर एंड अदर स्टोरीज, होप्स एंड इम्पेडिमेंट्स एंड द एजुकेशन ऑफ अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड चाइल्ड ना। तो ये सारे वर्क्स हैं। और इनका एक बहुत ही फेमस कोट्स है जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी। क्या है कोट्स? अनटिल द लाइन हैव देयर ओन हिस्टोरियंस, है ना। अनटिल द लाइन हैव देयर ओन हिस्टोरियंस द हिस्ट्री ऑफ द हंट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ओनली द पावरफुल राइटर, है ना, if only the powerful like British ruler write history, the weak like African will always look bad। That's why Achebe wanted African to tell their own stories, है ना। अगर पावरफुल लोगों के द्वारा हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जो वीक हैं उनको हमेशा ही अनसिविलाइज और सैवेज दिखाया जाएगा। इसलिए अचेबी चाहती हैं कि अफ्रीकन जो है वो खुद अपनी स्टोरी बताएं, खुद दुनिया के सामने आएँ और अपनी बात रखें, है ना। तो ये रहे चिनुआ अचेबी को हमने आज पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नेक्स्ट वर्क्स को रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।